ईडी का छापा, ईडी की रेड पड़ने वाली है या ईडी की रेड पड़ी है, यह निकला है। यह चीज आप लोगों से छुपी नहीं होगी, ऐसी हेडलाइन आप आए दिन सुनते हैं। क्या हम ईडी के बारे में समझते हैं? आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। एक नया चैनल है, सब्सक्राइब करें अभी इसी वक्त, और उसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप कोई भी अपडेट ना मिस कर पाए। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ईडी की एबीसीडी, यानी कि शुरुआत से लेके अंत तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन कौन से कानूनों में दफाएं लगाता है, किस तरीके से लोगों को चार्ज करता है, ईडी का कॉम्पोजिशन क्या है, कब ईडी जो है छापा या रेड मारती है, और उसके साथ निकला हुआ जो करप्शन का पैसा है उसका क्या होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट जो है वो हाल ही में ईडी ने बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा कंडक्ट करा गया फ्रॉड या स्कैम आप बोल सकते हैं, उसको ईडी ने इन्वेस्टिगेट करा। लालू प्रसाद यादव अपीयर्स बिफोर ईडी फॉर क्वेश्चनिंग इन लैंड फॉर जॉब्स स्कैम केस। लैंड फॉर जॉब्स, नौकरी की एवज में जमीन, तो लाइकली टू बी क्वेश्चन बाय प्रोब एजेंसी ईडी। और यह चीज करी जा रही है इनके बहुत सारों में से वन स्कैम की। इसके सिवा ये चारा घोटाला करते रहते हैं, तो ये सब इसके लिए फेमस है। जैसा मैंने आपको बताया, हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जानेंगे कि ये ऑफिस क्या है और करता क्या है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब स्टार्ट हुआ था उस समय इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। आई रिपीट, इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। एनफोर्समेंट यूनिट वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता था, और ये जो यूनिट है 1956 में बनाया गया। उसके एक वर्ष बाद इसका नाम चेंज करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया इन 1957। और सन 1960 में मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, उसी के एक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में यह चीज ट्रांसफर करी गई, यानी कि इस यूनिट को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत लाया गया। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वर्किंग क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस तरीके से ये छापा मारते हैं, रेड मारते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छानबीन करते हैं, किन तरह की क्राइम्स की करते हैं, किन तरह के कंप्लेंट्स के करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपने सुना होगा, जब भी ये कहीं जाके कोई भी छानबीन करते हैं, दे डू इट फॉर इकोनॉमिक क्राइम्स। किसी ने बैंक से लोन लिया, उस पर डिफॉल्ट कर गए, किसी ने कोई घोटाला करा, कोई स्कैम करा जिसमें पैसे खा गए हो, जहां करप्शन इन्वॉल्व हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार जहां पर इन्वॉल्व हो, पहले वो पुलिस के दायरे में जाता है। जब पुलिस के लेवल से ऊपर बढ़ जाता है या टेक्निकल केस होता है, तो उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें क्राइम्स इकोनॉमिक नेचर के होते हैं, वो भारत के अंदर क्राइम हो या क्रॉस बॉर्डर क्राइम हो जो बायलैटरल हो, मतलब देशों के बीच में, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो। तो यदि कोई इकोनॉमिक क्राइम किया गया है या फॉरेन एक्सचेंज लॉज को वायलेट किया गया है, वहां पर ईडी के दायरे में यह केस आता है। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और कई अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इसके दफ्तर लोकेटेड है। सबसे पहले यह डील करता था सिर्फ और सिर्फ एक कानून में, जिसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1947। इसको बाद में रीनेम कर दिया गया था। आपको सारे कानूनों के बारे में बताएंगे। पहले आपको ईडी का कॉम्पोजिशन बताते हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन ईडी का मेंबर बन सकता है। क्योंकि ईडी का काम इकोनॉमिक क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना है, तो यहां पे पुलिस ऑफिसर्स भी चाहिए, प्लस ऐसे भी लोग चाहिए जिनको इकोनॉमी की या उस क्राइम की नॉलेज हो। हेंस वी नीड एडमिनिस्ट्रेटर्स, पुलिस ऑफिसर्स, एज वेल एज रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स। तो आईआरएस, आईपीएस और आईएएस तीनों ही विभाग के लोग या तीनों डिपार्टमेंट के लोग जो है ईडी के कॉम्पोजिशन में आते हैं, यानी कि ईडी को ज्वाइन करते हैं। अब आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए कितना स्कोप है, आप कहां तक पहुंच सकते हैं जैसे ही आप ये एग्जाम क्रैक करते हैं। तो सो रिक्रूटमेंट इज डन डायरेक्टली एंड बाय ड्रॉइंग ऑफिसर्स फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, यहां से इनको लिया जाता है। ईडी के ऑफिसर्स का टेन्योर जनरली जो है वो 2 साल रहता है,
और खासकर जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका टेन्योर 2 से 5 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, अगर उनको एक्सटेंशन मिलती रही तो। हर साल जो है एक्सटेंशन मिलती चली जाती है। एक बड़ा स्पेशल लॉ है जिसके बारे में आप जानते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये प्री इंडिपेंडेंस लॉ है 1946 का फॉर ईडी एंड सीवीसी एक्ट 2003 का फॉर सीवी कमिश्नर्स हैव बीन अमेंडेड टू इंक्रीज पावर ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेन्योर्स, कि इनका टेन्योर जो है वो बढ़ाया जाए या इनको रिन्यू करा जाए, आप रिन्यू कर सके। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो आपकी जानना जरूरी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किन तरीके के लॉज को रेगुलेट करता है और किन लॉज के उल्लंघन की वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दायरा जो है सामने आता है या ये एजेंसी को एक्टिवेट किया जाता है, ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। जो पहला कानून है उसका नाम है फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके बाद आता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सन 2002 में आया था। हाल ही में एक कानून आया था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, एफईओए। और आखिर में कोफेपोसा है जो कि फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के बारे में बात हो रही है, 1974 का लॉ है, ये आता है। तो कुल मिला के 4 कानूनों के दायरे में कोई भी क्राइम किया गया हो इन दी अंडर दीज 4 लॉज, उसकी जो छानबीन, जांच पड़ताल या इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सा ऑफिस करेगा? वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो है एडमिनिस्टर किया जाता है इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा, जो कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जैसे मैंने पहले बताया था शुरुआत में, पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय है जो इसको रेगुलेट करता है। अब ये बात आप बोले कि ज्यादा रिपोर्ट होने लगी है या ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं, इस वजह से पीएमएलए के केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली फॉरेन एक्सचेंज में जो वायलेशन के केसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये आपको आंकड़ों से प्रूफ करते हैं। 2016-17 में यदि आप देखें, जो फेमा के केसेस थे वो तकरीबन 2000 थे, बढ़ के 3300 हुए, फिर तकरीबन 2750 हुए, और ये बढ़ के आज की डेट में 5300 से ऊपर केसेस है मनी लॉन्ड्रिंग के। उसी के साथ साथ ये जो केसेस है बढ़ के हुए ये फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन के केसेस है। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस 562 से बढ़ के 981 से बढ़ के 1180, 1180 केसेस। तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा केसेस पकड़ में आ रहे हैं, पहले भी होते थे, या ज्यादा केसेस होने लगे, दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन पहला रीजन होना लाजमी है कि ज्यादा केसेस पकड़ में आ रहे हैं, क्योंकि अथॉरिटीज, पुलिस, ईडी जो है वो ज्यादा एक्टिव हो गई है, प्लस आजकल के जमाने में ट्रांसपेरेंसी भी काफी है। तो एक एक करके आपको इन कानूनों के बारे में बताएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सन 2002 में कानून आया मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी पैसा आपने लॉन्डर करा है, जिसको आपने हवाला के जरिए ट्रांसफर करा है, लॉन्डर करा है, उस एसेट को या उस पैसों को जब्त कर लिया जाए, कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, इस पे कानून आ चुका है। और यदि प्रूव हो जाए किसी के खिलाफ, कोई विटनेस मिले, आई विटनेस मिले, या कोई ऐसा सबूत मिले, एविडेंस मिले, जिसके जरिए आप किसी अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सके, उसको 3 से 7 साल की सजा होगी, जो कि 10 साल तक भी जा सकती है। यह है पीएमएलए के अंतर्गत सजा, ये ईडी इन्वेस्टिगेट करता है। फिर दूसरा जो कानून है वो है फेमा। एक जमाने में कानून हुआ करता था फेरा, जिसको रीनेम करके और अपग्रेड करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया 1999 में, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो है वो कानूनन दायरे में आने चाहिए, और कोई भी आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या व्यापार करे, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज शुड ट्रांसपेरेंटली बी सेंट एंड ट्रांसपेरेंटली बी रिसीव्ड। सो फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया, इसके लिए फेमा के अंतर्गत चीजें आती हैं कानूनन दायरे में। इसने फेरा को रिप्लेस करा। तो यहां पर किसी भी चीज का वायलेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज में,
तो फेमा के अंतर्गत आता है। तीसरा कानून है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव यानी भगौड़ा। किसी ने भारत के बैंकों से लोन लिया और लोन पे डिफॉल्ट करने के बाद वो यहां से भाग के किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो गया, उसे कहा जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जैसे जो नाम आप देख रहे हैं, ये दुष्ट लोग हैं जो दूसरे देशों में सेटल्ड है। इस केस में इनकी जो भी प्रॉपर्टीज यहां पर है उनको ईडी अटैच कर देता है केस के साथ, और बाद में इनकी नीलामी होती है, ऑक्शन कराया जाता है, जिससे कि पैसा रिकवर हो सके। तो ये है एफईओ। और आखिरी में आता है कॉफेपोसा। कॉफेपोसा जो काफी पुराना कानून है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। इट एम्पावर्स ईडी टू स्पॉन्सर केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि आप क्राइम कमिट करने से पहले लोगों को डिटेन कर ले। बहुत मुश्किल होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पॉलिटी में ये चीज मेंशन्ड है, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ये बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि आप अरेस्ट करते हो इस बिना पे कि ये इंसान क्राइम करने वाला है, क्राइम किया तो नहीं है फिर भी अरेस्ट कर लिया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड एविडेंस मांगता है इस बेसिस पे। प्रिवेंटिव डिटेंशन विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ फेमा अंडर कॉफेपोसा। तो कॉफेपोसा से भी ईडी डराती है। तो ये चारों कानूनों के दायरे में आप ये समझ के चलिए, यदि कोई सेक्शन इन्वोक होता है तो उसकी जांच पड़ताल ईडी के दायरे में आती है। तो ईडी की कई स्पेशल पावर्स है जो आपको पता होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग है पीएमएलए, अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बिफोर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इज एडमिसिबल इन कोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोर्ट में एविडेंस की तरह एडमिसिबल है। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पुलिस के सामने आपने अगर कोई बयान दिया है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आपने ईडी के सामने कोई बयान दिया है पीएमएलए के दायरे में, अगर कोई फंसता है पीएमएलए में, तो वो चीज कोर्ट में एडमिसिबल होती है। तो ऑल ऑफेंसेस अंडर पीएमएलए आर नॉन बेलेबल एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज accepted in court. Followed by that, ED does not have its own lockups, so people in ED custody are sent to nearest police station. वहां भेजा जाता है irrespective of the status, कुछ पता नहीं है। It's very hard to recover property attached by ED. ये रिकवर नहीं हो सकती, इसको जो है आपको कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा। तो अब आके ये देखते हैं कि ईडी ने कौन से हाई प्रोफाइल केसेस आज तक संभाले हैं। कई सारे केसेस के बारे में आपने सुना होगा, हाई प्रोफाइल केसेस बाय ईडी। सबसे पहला आता है नेशनल हेरल्ड का केस, जो कि ईडी ने संभाला है। अब इस केस में रिकवरी कितनी बनती है आपको ये बताते हैं। सो गांधी फैमिली द्वारा ओन्ड एक न्यूज़पेपर यंग इंडिया लिमिटेड ने 2010 में जो एक स्पेसिफिक एसोसिएशन था, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, इसको 50 लाख रुपए में खरीदा था, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो 90 करोड़ है। 90 करोड़ एजेएल ओड टू द कांग्रेस, और 50 लाख रुपए में इसको सेटल कर लिया। तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, जिसके जरिए ईडी ने यहां पर इनके खिलाफ केसेस को शुरू करा और ये जांच पड़ताल चल रही है। फिर आता है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, जो कि लिकर लाइसेंस पे रिलेटेड था, जिसकी वजह से दिल्ली की सारी वाइन एंड बियर शॉप्स बंद हो गई और कई लोग जेल में हैं आज की डेट में। फिर आता है महाराष्ट्र मिनिस्टर एनसीपी लीडर अक्यूज्ड ऑफ हैविंग लिंक्स टू गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम एंड परपोर्टेड कॉन्स्पिरेसी टू यूसर्प गोवा वाला बिल्डिंग कंपाउंड इन मुंबई कुर्ला वेस्ट। तो इसमें नवाब मलिक जो है, इनके खिलाफ प्रॉपर्टी केस और इनके जो टेररिस्ट लिंक्स है उससे भी चल रहा है, तो ताड़ा वगैरह भी लगा होगा। फिर जो पुराने वफादार शिवसेना के संजय रौत, पत्र चौल स्कैम। सो शिवसेना एमपी संजय रौत इज करेंटली इन ईडी कस्टडी इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये है अंदर जेल में है, प्रूव हो गया मतलब। फिर आते हैं ये वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर्स चैटर्जी और उनकी एड अर्पिता मुखर्जी, ओवरऑल एनोमलीज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ टीचर्स इन द स्टेट, यहां पे ये पैसा खा गए। उसके सिवा सत्येंद्र जैन साहब हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के एमएलए जो है, ये जेल में है। इनके भी वीडियोस आते रहते हैं, जेल में मसाज वगैरह कराते हैं, एक्यूप्रेशर करवाते हैं। 2 करोड़ से ऊपर कैश और सोना 1.8 किलो का ये खा गए, इनके साथ ये हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ईडी ने काफी हाई प्रोफाइल केसेस संभाले हैं, और इस नेचर के जो केसेस हैं बाय डिफॉल्ट वो ईडी के पास ही जाते हैं। तो ईडी के एक्शन में दिक्कत क्या है? वेयर इज द कंसर्न with respect to ED's action? Many politicians, activists, and also the Supreme Court have raised concern about the possible political misuse of investigating agencies, including Enforcement Directorate.
जैसे सीबीआई के बारे में कहा जाता है दैट इट इज अ केज्ड पैरट, क्यों वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसका एक रट्टू तोता, बोलने वाला तोता बन जाता है जो कि पिंजड़े में बंद है। उसी तरीके से पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट जो है, उनका ये कंसर्न है, कहना है कि ईडी जो है उसी तरीके से एक कठपुतली है जिसको नचाते रहते हैं रूलिंग पार्टी वाले। सो द कन्विक्शन रेट ऑफ ईडी इज वेरी लो डिस्पाइट थाउजेंड्स ऑफ केसेस रजिस्टर्ड। ये भी प्रॉब्लम है, कन्विक्शन रेट कम है तो फायदा क्या हुआ ईडी का। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए रेजोल्यूशन आना चाहिए, या इसके कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए, या इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देके इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। दिस शुड बी मेड इनटू एन ऑटोनॉमस बॉडी ताकि ये ठीक से फंक्शन कर सके। ये हमारा पूरा एंड टू एंड डिस्कशन था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेके। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। हमारी टीम ने क्वेश्चंस बनाए हैं, एमसीक्यूज बनाए हैं आप लोगों के लिए। एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले, घंटी वाला बटन दबा ले ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस कर पाए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन करें सारे पीडीएफ्स के लिए, और मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं। So, which one of the following is not correct in respect to Directorate of Enforcement? सही नहीं है। It is a specialized financial investigation agency under Department of Revenue, Ministry of Finance. It enforces FEMA 99. It enforces PMLA 2002. It enforces Prohibition of Benami Property Transaction Act. ये गलत है। फोर्थ इज रॉन्ग। अब आप बोलोगे वैसे तो गलत ये भी है, क्योंकि अब ये चीज सही नहीं है, बात ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट इज वो रॉन्ग। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है, हेंस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आता है दूसरा सवाल, विद रेफरेंस टू इशू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर किया जाए। Government has designated chartered accountants, cost accountants, and company secretaries, lawyers, notaries, and legal practitioners as reporting entities under PMLA. Trade in virtual digital assets falls under the ambit of PMLA. PMLA empowered the ED to control money laundering, confiscate property, and punish offenders. तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। क्या तीसरा स्टेटमेंट सही लग रहा है? क्या पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है? दूसरा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। ये रिपोर्टिंग एंटिटीज ये सारे नहीं है, अलग लोग हैं। सो 2 and 3 आर करेक्ट। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। फिर आता है पीएमएलए पे एक और सवाल। इट वाज एनेक्टेड बाय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट इन 2002 टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इस वजह से ये चीज लाई, ये कानून लाया गया था। Which of the following statements are true about PMLA? PMLA came into force on 1st of July 2005. ये गलत है स्टेटमेंट, 2002 में आया था। PMLA was enacted to prevent the process of converting illegally earned money into legal cash. क्या इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं? PMLA only empowers ED to punish offenders. So, जो अब पूछा गया है नॉट करेक्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है, सो आंसर है ए, ओनली वन इज करेक्ट। ये एकदम नए फॉर्मेट पे बना हुआ सवाल है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके से एमसीक्यूज के बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि हम हर टॉपिक को लेकर आप लोगों के लिए आए। अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, लाइक दें और साथ कमेंट करें। हम लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलता है इस चीज से। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।